हेलो एवरीवन, आई होप योर प्रिपरेशन इज गोइंग गुड। एंड मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊं जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस एक्सक्लूसिवली डिस्कस करूं। तो यहाँ पे हम पहला वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आइडिया ये रहेगा कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे मैं वीडियो कवर करूं, तो एक कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन, ताकि आपको कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी हो जाए और आपको कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन समझ में आ जाए कि इसको बेसिक क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। Here the first question. It says in triangle ABC, A is the in center of angle A. Find angle BIC. तो एंगल BIC कितना होगा? तो रूल बहुत सिंपल सा है यहाँ पे कि अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है आपको ABC, और अगर आप इस ट्रायंगल ABC में एंगल बाइसेक्टर्स बनाते हो, तो एंगल बाइसेक्टर जहां पे मिलते हैं उसको बोलते हैं हम इन सेंटर, दैट इज नोन एज आई से डिनोट करते हैं। तो ये इन सेंटर पे जो एंगल बनते हैं, इसमें कुछ रूल होता है कि जैसे अगर हम एंगल BIC की बात करते हैं, तो एंगल BIC जो होता है, ये एंगल होता है 90 प्लस अपोजिट वाले का आधा। तो BIC के अपोजिट मतलब कौन सा वर्टेक्स छूट गया? ए छूट गया, तो 90 प्लस A/2 होगा। सिमिलरली अगर मैं एंगल AIC की बात करता हूँ, तो एंगल AIC जो होगा वो 90 प्लस एंगल B/2 होता है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर कोई मुझे ये बोलता है कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें एंगल ए की वैल्यू 80 डिग्री दी हुई है, राइट, और मुझे बोला है एंगल BIC कितना होगा ये बताइए, वेर BI and CI आर दी एंगल बाइसेक्टर। तो रूल पता है तो सीधे सीधे बोल सकते हैं 90 प्लस 80 का आधा, यानी कि 90 प्लस 40, दिस गिव यू 130। तो आपका आंसर आ जाएगा 130 डिग्री। बट इनकेस अगर आपको ये रूल नहीं पता तो फिर आप कैसे करेंगे? फिर आप बेसिक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाइए और बेसिक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा के फिर सॉल्व कर लीजिए, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए, आपको इतना पता है कि एंगल बी और एंगल सी का सम क्या हम निकाल सकते हैं अगर एंगल ए पता है तो? बिल्कुल आसानी से हम ये बोल सकते हैं कि एंगल बी और एंगल सी का समीशन 130 रहा होगा। सॉरी, 130 नहीं, 100 रहा होगा। 100 क्यों रहा होगा? बिकॉज एंगल ए कितना है? एंगल ए 50 नहीं है, 80 है। अगर एंगल ए 80 है तो एंगल बी प्लस एंगल सी 100 होगा। सो इन ट्रायंगल BIC हमें एंगल बी का आधा चाहिए और एंगल सी का आधा चाहिए और एंगल BIC चाहिए। तो एंगल बी का हाफ, एंगल सी का हाफ और BIC कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। तो अगर एंगल बी और एंगल सी का समीशन 100 है, तो B/2 और C/2 का समीशन 50 होगा। तो आई कैन डायरेक्टली राइट 50, 50 यहाँ पे। तो एंगल BIC की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 50, दिस गिव यू 130 डिग्री। बट द रूल इज द एंगल इज 90 प्लस A/2। Let's move on to the second one. Next question says in the given figure, AM is perpendicular to BC. AN is the bisector of angle A. If angle ABC is 70 degree and angle ACB is 20 degree, find angle MAN. आपको ये एंगल निकालना है, एंगल MAN। तो पहले मैं रूल के बारे में बात कर लेता हूँ कि रूल क्या होता है। रूल होता है कि एंगल बिटवीन दी एल्टीट्यूड, जो आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ करी है, एल्टीट्यूड और एंगल बाइसेक्टर, इनके बीच में जो एंगल बनता है ना, वो होता है हाफ ऑफ द डिफरेंस ऑफ द बेस एंगल। डिफरेंस ऑफ द बेस एंगल, अब बेस एंगल मतलब जिस एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हो उसको छोड़ दीजिए। तो एंगल बी और एंगल सी का जो डिफरेंस है उसका हाफ होता है। तो आई कैन स्ट्रेट अवे से इट विल बी हाफ ऑफ 70-20 का डिफरेंस होता है 50, 50 का हाफ किया तो आंसर कितना आ गया? 25 डिग्री। तो आंसर आएगा 25 डिग्री। ये एंगल 25 डिग्री रहा होगा। ठीक है, दिस इज द रूल। अब अगर रूल नहीं पता तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप ये सोचिए कि आपको थोड़ा प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा और प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे? ध्यान से देखिए। मुझे पता है कि अगर एंगल बी 70 है और एंगल सी 20 है, समीशन 90 हो गया, मतलब एंगल ए भी 90 होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो उसका जो बाइसेक्टर होगा वो 45 डिग्री फॉर्म करेगा। तो 45 डिग्री BAN होगा और 45 डिग्री NAC होगा। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो एंगल N बनेगा वो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ACN। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, दैट्स व्हाई ये एंगल आएगा 65 डिग्री। अब अगर आप एक ट्रायंगल देखें जिसमें ये M है, ये A है और अगर ये N है, एक एंगल 65 डिग्री है, एंगल M 90 है, तो क्या हम एंगल A निकाल सकते हैं? यस, एंगल सम प्रॉपर्टी से।
अगर एंगल M 90 है तो A प्लस N 90 होगा। 65 में ऐसा क्या ऐड किया जाए, 25 डिग्री, मतलब एंगल MAN जो आएगा वो 25 डिग्री आएगा। रूल पता है तो तुरंत निकल जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो अभी तक दो रूल पढ़े अपन ने। फर्स्ट था एंगल BIC और ये सेकेंड था आपका एंगल बिटवीन द एल्टीट्यूड एंड द एंगल बाइसेक्टर। थर्ड रूल, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। इट सेज इन द गिवन फिगर the side BC of triangle ABC has been produced। ठीक है, BC साइड को प्रोड्यूस किया गया पॉइंट D तक। if the bisector of angle ABC, ABC का एंगल बाइसेक्टर ऑफ ABC एंड ACD का भी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये एंगल बाइसेक्टर बनाए हुए हैं आपने। अगर ये मिलते हैं जाके E पे, ठीक है, तो बताइए एंगल BEC कितना होगा अगर एंगल BAC 80 डिग्री है तो ये सिंपल सा रूल होता है कि एंगल फॉर्म बाय द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल और ये अपोजिट इंटीरियर एंगल में से जो एक का एक्सटीरियर बन रहा है, बाइसेक्टर बन रहा है, इनका जो एंगल बनता है ये एंगल ए का हाफ होता है, एंगल A/2 होता है, तो आंसर सीधे सीधे आ जाएगा 40 डिग्री। आंसर विल बी 40 डिग्री इफ यू नो द रूल। नहीं रूल पता तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करते हैं। देखिए अगर एंगल A 80 है, क्योंकि BE एंगल बाइसेक्टर है, तो मान लिया ये एंगल X और ये एंगल X, तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से एंगल ACD जो आएगा, कंप्लीट एंगल ACD, वो आएगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, मतलब कि 80 + 2x। बट क्योंकि CE जो है वो बाइसेक्टर है, तो CE इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, तो मैंने इक्वल पार्ट्स कर दिए, यानी कि 40 + x। तो आपको दिख रहा है कि ये वाला एंगल जो है अंदर वाला, मतलब कि एंगल ACE जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ शेड, एंगल ACE जो है ये एंगल 40 + x है, और बाहर वाला एंगल ये भी कितना है, 40 + x। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर हम एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी सोचते हैं और हम सोचते हैं लेट्स से ट्रायंगल BEC में, तो BEC ट्रायंगल के अंदर जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है वो 40 + x बन रहा है, और वो 40 + x यानी कि एंगल ECD जो होना चाहिए वो एंगल EBC प्लस एंगल BEC के बराबर होना चाहिए। एंगल ECD कितना है, एंगल ECD 40 + x है। एंगल EBC कितना है, एंगल EBC x है। तो क्या हम एंगल BEC निकाल सकते हैं? यस, एंगल BEC आ जाएगा, x कट हो गया, आंसर विल बी 40 डिग्री। तो ये एंगल आ जाएगा 40 डिग्री। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं कि ये हाफ होता है। अगर वो वैल्यू यूज नहीं करेंगे तो हम इसको हाफ प्रूव आराम से कर सकते हैं यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी, राइट। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पर। नेक्स्ट इज इन अ ट्रायंगल ABC द साइड AB एंड AC आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ट्रायंगल आपको दिया हुआ था ABC, इसकी साइड्स को आपने प्रोड्यूस किया D और E तक, यानी कि आपने एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म किए। दिख रहा है ये D प्रोड्यूस किया और एक E प्रोड्यूस किया। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBC का बाइसेक्टर यानी कि लेफ्ट वाला एंगल, ये एंगल को बाइसेक्ट करवाया, और एंगल ECB का बाइसेक्टर बनाया, यानी एक्सटीरियर एंगल के बाइसेक्टर मिल रहे हैं O पे। इसको एक्स सेंटर बोलते हैं, एक्स सेंटर। ठीक है, तो ऐसा इन सेंटर होता है, वैसे एक्स सेंटर भी होता है। ठीक है, तो ये एक्स सेंटर में मिलते हैं। बोला अगर एंगल BAC 70 डिग्री है, यानी कि एंगल A अगर 70 डिग्री है, तो बताइए एंगल O कितना आएगा। तो इसका भी स्टेट अवे रूल होता है कि एंगल BOC जब अंदर वाले एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो 90 + A/2 होता है, जो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया था। अभी यहाँ पे जो BOC बनेगा वो 90 माइनस एंगल A/2 बनता है। तो सीधे सीधे आप बोल सकते हैं कि इट विल बी 90 माइनस, सॉरी नॉट प्लस, इट्स माइनस 70 का हाफ, सो 90 माइनस 35 दिस गिव यू 55 डिग्री। तो आपका आंसर आएगा कि एंगल BOC जो होगा वो 55 डिग्री होगा, 55 डिग्री होगा, राइट। अच्छा, अब इसको अगर ऐसे नहीं करना तो फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और सॉल्व कीजिए। अगर आपको यह एंगल 70 दिया हुआ है और अगर इस एंगल को मैं लेट से x मान लेता हूँ, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा 110 माइनस x, बिकॉज समेशन कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, राइट। फिर अगर बात करते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये बाइसेक्ट किए गए हैं, तो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है
ये सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, यानी कि ए और सी के समेशन का हाफ करेंगे तो आपको ये एंगल मिल जाएंगे। तो अगर आप एंगल ए और एंगल सी को ऐड करते हैं तो 180 माइनस एक्स मिलता है, जिसको मिल सकते हैं 90 माइनस एक्स बाई टू। सिमिलरली अगर ये एंगल की बात करते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल है तो 70 प्लस एक्स होगा, तो हाफ किया क्योंकि बाइसेक्टर है, तो ये आ जाएगा 35 प्लस एक्स बाई टू। इफ यू अप्लाई दिस एंगल्स एंड प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल बीओसी, तो आपको मिल जाता है 90 माइनस एक्स बाई टू प्लस 35 प्लस एक्स बाई टू, प्लस जो एंगल हमको फाइंड करना है हैज टू बी 180, राइट। तो x बाई टू से x बाई टू कट हो गया, 90 और 35 हो गया 125। सो 180 में से अगर 125 जाएगा तो आपको एंगल बीओसी मिल जाएगा। तो एंगल बीओसी कितना आ जाएगा, 55 डिग्री, राइट। तो 180 माइनस 25 दिस गिव यू 55 डिग्री। हालांकि रूल पता है तो बहुत जल्दी आंसर आता है, तो आई वुड रिकमेंड कि रूल्स याद रखें आप, वो हमारे लिए बहुत बेटर काम हो जाएगा, बहुत जल्दी आंसर निकल जाता है रूल से। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल PQR, एंगल P is 90 degree, एंगल Q is 30 डिग्री, तो ऑफ कोर्स बचा हुआ एंगल 60 होगा। फाइंड PQ is to QR is to PR। तो बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन आ गया, स्पेशल ट्रायंगल है इसलिए मैंने इंट्रोड्यूस किया ताकि आपको याद रहे, कि आपको याद रखना है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पेशल ट्रायंगल। मैं तीनों के बारे में क्विकली कर लेता हूँ डिस्कस, हालांकि थ्योरी के लिए मैंने मना किया था कि नहीं करूंगा, बट रहा नहीं जाता, राइट। तो पढ़ा ही देता हूँ यहाँ पे। तो ये रूल होता है कि अगर एंगल 90 45 45 आ जाए, 45 45 90 आ जाए, तो रेशियो कितना होता है साइड्स का, 1:1:√2। अगर 30 60 90 आ जाए तो रूल होता है कि जितना भी हाइपोटेनस होगा 30 के अपोजिट वाला हमेशा उसका हाफ होता है, और 30 के अपोजिट वाला पता है तो 60 के अपोजिट वाला उसका √3 टाइम्स होता है। तो हमारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, हमारा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है कि एंगल पी हमको 90 दिया हुआ है, तो एंगल पी 90 है, एंगल क्यू हमारा 30 है, और ये आर है। हमें जो फाइंड करना है वो पी क्यू यानी कि √3, क्यू आर यानी कि 2, और पी आर यानी कि 1। तो आंसर आएगा √3:2:1, ऑप्शन नंबर बी। और तीसरा ट्रायंगल जो आपको याद रखना होता है वो होता है 120 30 30। अगर एंगल 120 है और अगर ये एंगल 30 और ये एंगल 30 है, हेक्सागोन की केस में जरूरत पड़ती है इसकी, तो अगर दो साइड ए है तो अगला वाला a√3 आता है, तो रेशियो होता है 1:1:√3। याद रखिएगा, काम आएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज व्हाट इज द इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 9 सेंटीमीटर। अब ये इक्विलेटरल तो दूर की बात है, पहले हम समझ लेते हैं कि इन रेडियस निकालते कैसे हैं किसी नॉर्मल ट्रायंगल का। तो अगर एक नॉर्मल ट्रायंगल दिया हुआ है और इन रेडियस बना हुआ है, इन सर्कल का मतलब होता है जहां पे एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसको सेंटर मान के हम एक सर्कल बना सकते हैं जो इस ट्रायंगल की तीनों साइड को अंदर से टच करता होगा। इस सर्कल की रेडियस को बोलते हैं इन रेडियस। इसको निकालने का तरीका होता है A/S। व्हाट इज कैपिटल A? कैपिटल A इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंड व्हाट इज S? S इज द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ऑफ कोर्स एरिया तो ट्रायंगल का ही होगा ना, अगर सर्कल का होता तो इतना तामझाम क्यों करते, πr² लगा के निकाल लेता ना रेडियस। तो ए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ही हो सकता है। इस फॉर्मूले से हम इन रेडियस फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल है फिर तो आपको टेंशन ही नहीं है, बिकॉज सारे के सारे जो पॉइंट होते हैं, सारे पॉइंट मतलब जो एल्टीट्यूड से बनता है इंटरसेक्शन उसको ऑर्थोसेंटर बोलते हैं, जो मीडियन से बनता है उसे हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, जो एंगल बाइसेक्टर से बनता है उसको हम इंसेंटर बोलते हैं, और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बनता है उसको हम सर्कम सेंटर बोलते हैं। सारे पॉइंट एक ही जगह पे होते हैं, तो मीडियन की प्रॉपर्टी से 2:1 का रेशियो होगा। तो मैं स्टेटर में बोल सकता हूं कि यहाँ पे अगर एक सर्कल बनाया गया ऐसा, उसका जो रेडियस होगा वो इसके बराबर होगा। तो अगर मुझे एल्टीट्यूड की लेंथ मिल जाए, लेट्स से अगर ट्रायंगल ABC है, ये D है और अगर ये O है, अगर मुझे OD निकालना है तो मैं टोटल AD को अगर मैं 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दूंगा तो मुझे ये OD वाला पार्ट मिल जाएगा ना, बिकॉज AO और OD 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल जो पूरे ट्रायंगल को अपने अंदर एनक्लोज कर लेता है ये दिया गया, तो सर्कम सर्कल का रेडियस और इन सर्कल का रेडियस का रेशियो 2:1 होता है।
तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैपिटल आर यानी कि सरकम सर्कल का रेडियस यानी सरकम रेडियस वो हमेशा इन रेडियस का डबल होता है इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, नॉट ऑलवेज इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बस ये रूल लगा के निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो हाइट कितनी हो जाएगी, √3/2 इंटू ए मतलब 9। अब इसको आपको 2:1 में डिवाइड करना है, हमें 1 वाला पार्ट चाहिए। तो अगर आपको 2:1 में डिवाइड करना है मतलब 1/3 करना है, तो इसका 1/3 कर दीजिए। 1/3 किया तो 1 जा एंड 3 जा, तो आंसर आ गया 3√3/2, ऑप्शन नंबर बी। और अगर कैपिटल आर निकालना होता तो 2/3 करते, 2/3 ऑफ दी हाइट, और हाइट आ रही है √3/2 इंटू 9। 2 से 2 कट हो गया, 3 से कट किया तो 3√3। तो कैपिटल आर पूछा होता तो डबल हो गया होता डायरेक्टली, या फिर अगर डबल नहीं याद अगर आपको रूल तो आप निकाल सकते हैं। और अगर सरकम रेडियस निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है a इंटू बी इंटू सी डिवाइड बाय 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल। व्हाट आर स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c? a इंटू बी इंटू सी दैट इज प्रोडक्ट ऑफ दी साइड्स। ठीक है, याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट से हम इसको निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला पता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर आप ये लोग लगा लीजिए। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट इज सरकम रेडियस निकालना है इक्विलेटरल का, तो अभी निकाला था 3√3 हमारा आंसर आया था। बट एक काम करते हैं, इस बार फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो a विल गिव यू a क्यूब, 4 टाइम्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू a स्क्वायर। 4 से 4 कट, a स्क्वायर से कट करोगे तो यहाँ पे a बचेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, a डिवाइड बाय √3 यानी कि 9 डिवाइड बाय √3 बिकॉज a का वैल्यू 9 दिया हुआ है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3√3। राइट, लेट्स मूव ऑन। Next, a very important concept. It says a triangle has its sides 4, 6 and 8 centimeter. Its orthocenter lie. ये orthocenter क्या होता है, orthocenter होता है जहां पे एल्टीट्यूड्स मिलती है। मैं फिर से लिख देता हूं एक बार आपको, देखिए जहां पे एल्टीट्यूड्स मिलती है। देखिए पहली चीज याद रखिएगा कि जितनी भी ट्रायंगल के अंदर लाइंस बनती है, कौन कौन सी लाइंस बनती है, एक नाम सुना होगा आपने मीडियन, एक नाम सुना होगा आपने एल्टीट्यूड, आपने एक नाम सुना होगा एंगल, बाइसेक्टर, और आपने चौथी लाइन का नाम सुना होगा दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये चारों की चारों लाइन अगर बनाए, सॉरी हाँ चारों मतलब, अगर मैं सारी मीडियंस बनाता हूँ, सारी मीडियंस कॉन्करेंट होती है। कॉन्करेंट का मतलब होता है सेम पॉइंट से पास करती है, इस टाइप की। जहां पे मिलती है उसको हम सेंट्रॉइड बोलते हैं, जी बोलते हैं सेंट्रॉइड। जहां पे एल्टीट्यूड्स मिलती है उसको हम ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, एच से डिनोट करते हैं। और जहां बाइसेक्टर्स मिलती है उसको हम आई से डिनोट करते हैं। जहां पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मिलती है उसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं एच को, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, सॉरी ए नहीं, ऑर्थो, ऑर्थो सेंटर। आई का मतलब होता है इन सेंटर, जिसको सेंटर मान के वी कैन ड्रॉ सर्कल जो पूरे ट्रायंगल की साइज को अंदर टच करेगा। और एक होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सरकम सेंटर, इसको सेंटर मान के हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो पूरे ट्रायंगल को अपने अंदर एनक्लोज कर लेगा। ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा, एक और कॉन्सेप्ट है एच जी और जी ओ। किसी भी ट्रायंगल में एच जी इज टू जी ओ। एच जी मतलब ऑर्थो सेंटर से सेंट्रॉइड, और सेंट्रॉइड से सरकम सेंटर का जो रेशियो होता है डिस्टेंस का, वो 2:1 होता है। ये कोई कॉन्सेप्ट बताएगा नहीं, थोड़ा हाई लेवल में जरूरत पड़ती है, बट अगर कोई क्वेश्चन बनाना चाहे तो बना सकता है। द रेशियो इज 2:1। एच जी इज टू जी ओ, यानी एच जी डिस्टेंस, एच जी मतलब ऑर्थो सेंटर से सेंट्रॉइड, और जीओ यानी सेंट्रॉइड से फिर आपका सरकम सेंटर, ये डिस्टेंस कितना होता है, 2:1 का होता है। और ये कोलिनियर होते हैं, ये कोलिनियर होते हैं, याद रखिएगा एच जी और ओ ऐसा ऑर्डर होता है, एच जी ओ। ठीक है, चलिए फिलहाल तो अपना कॉन्सेप्ट ये नहीं है, फिलहाल तो कॉन्सेप्ट ये है कि इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ लाया करेगा। तो याद रखिएगा कि अगर आपका ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, या अगर आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, या अगर आपका ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अकॉर्डिंगली डिपेंड करता है कि आपका ऑर्थो सेंटर कहाँ लाया करेगा। तो परपेंडिकुलर्स बनाओगे तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ बन गया, इसका परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड यहाँ बन गया, तो अंदर ही कट कर रहा है, तो ये आपका पॉइंट एच होगा अंदर। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, तो वर्टेक्स ए से बीसी पे परपेंडिकुलर तो ए बी लाइन खुद ही हो गई,
और वर्टेक्स सी से ए बी पे परपेंडिकुलर बीसी लाइन खुद ही हो गई। यदि दो एल्टीट्यूड अगर यहाँ मिलती है तो एच भी यहीं पे होगा। और अगर ऑर्थो सेंटर की बात करते हो, ऑर्थो सेंटर में अगर लेट से ए बी सी ट्रायंगल है तो ए से बी सी पे अगर आपको परपेंडिकुलर बनानी है तो ये तो इमेजिनरी बाहर बनेगा, पर बी से अगर आपको सी पे बनाना है एल्टीट्यूड तो ये यहाँ बनेगा, और अगर ए बी पे सी से अगर आपको बनाना है तो ये यहाँ पे नहीं बनेगा। तो आप देख सकते हैं इनका जो इंटरसेक्शन होगा ये बाहर की तरफ होगा, तो एच बाहर लाई करता है। अभी आइडेंटिफाई कैसे होगा? आइडेंटिफाई ऐसे होगा कि अगर लेट से दो साइड का स्क्वायर, छोटी वाली दो का स्क्वायर चेक किया जाता है, छोटी वाली दो का स्क्वायर और थर्ड का स्क्वायर, इसमें क्या रिलेशन है? अगर इक्वल आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन अगर एक साइड का स्क्वायर ही बहुत बड़ा है, ए बी का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर और एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर काफी बड़ा आ रहा है, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है और उस केस में ऑर्थो सेंटर बाहर लाया करेगा। और अगर ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर बड़ा है एसी के स्क्वायर से तो आपका ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर लाया करेगा, राइट। ये ऑर्थो सेंटर के लिए भी ट्रू है और ये सरकम सेंटर के लिए भी ट्रू है प्रॉपर्टी, ठीक है, कि बाहर अंदर कब लाया करेगा। तो सरकम सेंटर ऑर्थो सेंटर दोनों के लिए कंडीशन ये लगने वाली है, याद रखिएगा। हाउ टू जज अ ट्रायंगल ये होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूं कि लेट्स से एक साइड है 4, एक साइड है 6 और एक साइड है 8, तो 4 6 8, तो छोटी वाली दो कौन है? 4 और 6, तो 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, छोटी वाली दो का स्क्वायर और थर्ड का स्क्वायर, इसमें क्या रिलेशन आता है वो देखना है अपने को। तो 16 प्लस 36 और इधर आ गया 64, इसको ऐड किया तो आ गया 52 और ये आ गया 64, यानी एक साइड का स्क्वायर ही काफी बड़ा आ रहा है। अगर एक साइड का स्क्वायर काफी बड़ा है मतलब वो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और 8 के अपोजिट वाला एंगल, जो भी साइड 8 होगी उसके अपोजिट वाला एंगल ऑब्ट्यूज होगा। दैट्स व्हाई इसका ऑर्थोसेंट्रल ट्रायंगल के बाहर लाया करेगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। ऑलराइट, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे आ गया सरकम सेंटर का कंडीशन, क्या ट्रायंगल हैज इट साइड 6 7 एंड 8 इट सरकम सेंटर लाए। सेम कंडीशन, आपको बस ट्रायंगल का टाइप पता करना है। तो छोटी वाली साइड कौन सी है? 6 और 7, बड़ी वाली कौन है? 8। तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, इनका एडिशन करना है और 64 से कंपेयर करना है। तो इफ यू ऐड तो कितना मिल जाता है आपको? मिल जाता है आई थिंक 85, है ना। 9 6 5 85, और ये कितना आ गया? 64। यानी दो का स्क्वायर बड़ा है मतलब ये तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल के इसमें सरकम सेंटर जो होता है ट्रायंगल के अंदर ही लाई करता है। द प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर बोथ सरकम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, दोनों के लिए सेम चेक करना होता है। इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाया करेगा और सेंट्रॉइड हमेशा ट्रायंगल के अंदर ही लाया करेगा, ठीक है। लेकिन सरकम सेंटर जो होता है वो ट्रायंगल के ऊपर भी आ सकता है। अब ऊपर जब आएगा तो कहां होगा? तो वो हाइपोटेनस के ऊपर होगा, तो यहाँ पे हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होगा। सरकम सेंटर को अगर मैं ओ बोलता हूं तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल की केस में जो आपका सरकम सेंटर होगा वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे होगा, याद रखिएगा। और ये सभी डिस्टेंस जो होंगे ये बराबर होंगे और सर्कल ऐसा कुछ बनता होगा, ठीक है। थोड़ा विकास सर्कल बनाए, थोड़ा कंसिडर कर लीजिए, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। Next is based on median. In the given, sorry, in the figure above, AB, not AB, sorry, AD, BE, CF are the medians and G is the centroid. What is the area? If the area of triangle ABC is 18, find the area of BGF. तो हमें BGF का एरिया निकालना है। बहुत ही सिंपल सी प्रॉपर्टी है, याद रखना है अपने को। What is the property? 6 प्रॉपर्टी पढ़ाई थी जब थ्योरी पढ़ाई थी कि 6 यूजुअल प्रॉपर्टी इसमें याद रखनी होती है। पहला होता है कि मीडियन डिवाइडेड ट्रायंगल, बोल देता हूं मैं, लिखता नहीं हूं। मीडियन डिवाइडेड ट्रायंगल इन 2 पार्ट्स हैविंग इक्वल एरिया, राइट। मीडियंस आर कॉन्करेंट, सारी की सारी एक पॉइंट से पास करती है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन G इज नोन एज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1। देयर आर 6 सच ट्रायंगल्स फॉर्म, 6 के 6 ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है, ये यूज करेंगे यहाँ पे, राइट। अपोलोनियस थ्योरम, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इस ट्रायंगल में अगर मैं अपोलोनियस थ्योरम लगाता हूं एडी निकालने के लिए, तो क्योंकि एडी निकाल रहे हैं और एडी जो है बीसी पे जा रही है तो छोड़ दीजिए बीसी को। ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ, एक तो मीडियन का स्क्वायर
प्लस BD का स्क्वायर लिख दीजिए या तो DC का स्क्वायर लिख दीजिए, कुछ भी चलेगा, दोनों बराबर ही है। मैंने BD का स्क्वायर लिख दिया, दैट इज अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, ऐसे हम DE के लिए भी लिख सकते हैं और वही हम CF के लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखना है, जो मीडियन निकालनी है, लेट्स से अगर मुझे BE निकालना होता तो BE निकालने के लिए मैं क्या करता, तो मैं AB का स्क्वायर, और BE कहां जा रही है, AC पे जा रही है, तो AC को छोड़ दीजिए आप। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज 2 टाइम्स ऑफ, एक तो मीडियन का स्क्वायर BE स्क्वायर प्लस AE का स्क्वायर लिख दीजिए, या तो फिर EC का स्क्वायर लिख दीजिए, और ये भी नहीं लिखना है तो AC का आधा और उसका होल स्क्वायर यानी AC स्क्वायर बाय 4 लिख दीजिए, कुछ भी चलेगा। ठीक है, और फिर बताया था एक प्रॉपर्टी और जिसमें मैं क्वेश्चन लूंगा आगे, वो देखते हैं। फिलहाल तो प्रॉपर्टी लगने वाली है कि अगर आप सारी मीडियंस ड्रॉ करते हो तो 6 ट्रायंगल बनते हैं, ऑल 6 ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरिया। तो अगर पूरे ट्रायंगल का एरिया 18 था तो इसका एरिया हो जाएगा 18 डिवाइड बाय 6, दिस गिव यू 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट वन। In the figure above, not to the scale, AB is 8 centimeter, all right. AC is 10 centimeter, ठीक है. AD is the, okay, AD bisect angle BAC. AD एंगल BAC को बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्टर दी हुई है. फाइंड BD, तो BD का लेंथ क्या होगा? ओके, अगर DC का लेंथ 4 सेंटीमीटर है तो परफेक्ट. ठीक है, तो आपको अलग अलग चीजें दी हुई है और आपको BD निकालना है. एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, व्हाट इट सेड्स, स्टेटमेंट बोलता हूं मैं. एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल. तो एंगल A किस किस से बना था? एंगल A बना था AB और AC से. तो जो AB AC का रेशियो होगा वही BD और DC का रेशियो होगा. देखो लेफ्ट वाला कौन है? AB. तो लेफ्ट में अगर AB है तो लेफ्ट में AB और राइट में AC, तो लेफ्ट में BD और राइट में DC. तो वही वाला ऑर्डर फॉलो करना है. लेफ्ट अपॉन राइट इज इक्वल टू लेफ्ट अपॉन राइट. लेफ्ट वाला साइड AB है और राइट वाला AC है, तो लेफ्ट वाला टुकड़ा BD है और राइट वाला टुकड़ा DC है. रेशियो हमेशा बराबर होता है, याद रखिएगा, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. तो एंगल बाइसेक्टर का एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. ठीक है, तो व्हाट इज AB? AB इज 8. What is AC? AC is 10. What is BD? BD is X. And what is DC? DC is 4. So answer आ जाएगा 32 divided by 10 is equal to X, 3.2, option number D. ठीक है, let's move on, आगे चलते हैं. Next is what is the sum of the square of medians of a triangle ABC if the sum of squares of its sides is 72? अपोलोनियस थ्योरम का एक्सटेंशन है. मैं आपको बता देता हूँ अपोलोनियस थ्योरम कैसे आती है. कैसे आती है मतलब ये प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं कर रहा हूँ, वो तो पाइथागोरस से आती है. देखिए, अगर हम बात करते हैं, एक ट्रायंगल है जिसमें अगर आपने सारी की सारी मीडियंस ड्रॉ करी है. लेट मी हैव अ रेड कलर. ये अगर आपका मीडियन है, फिर लेट्स से अगर ये BE अगर आपका मीडियन है, तो तीसरा मीडियन ऑटोमेटिकली CF यहीं से जाएगा, ये कंफर्म है, और ये CF मान लिया. तो रूल एग्जिस्ट करता है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर and sum of square of medians, sum of square of medians, that means पहला मीडियन लिख लेते हैं AB, sorry AD. so AD square plus BE square plus CF square, sum of square of sides and sum of square of medians का रेशियो 4:3 होता है. साइड्स के लिए 4 आता है, मीडियंस के लिए 3 आता है. द रेशियो इज 4:3. कैसे आ जाता है? तो अपोलोनियस थ्योरम लिख के इनको ऐड करना है और सॉल्व करना है. मैं अपोलोनियस थ्योरम लिख देता हूं आपको एक बार कि I can write AB square plus AC square is 2 times of AD square plus BC by 2 का होल स्क्वायर यानी BC square by 4. दैट इज अपोलोनियस थ्योरम, है ना. अगर आपको AD निकालना है, फिर दोहरा रहा हूं वापस, अगर आपको AD निकालना है तो BC साइड को छोड़ दीजिए, बाकी दो का समीशन AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक तो मीडियन का स्क्वायर और साथ में आ जाता है अपोजिट साइड जहां पे मीडियन जा रही है उसका जो टुकड़ा बन रहे हैं, तो दोनों बराबर टुकड़े ना, तो BD लिख लीजिए या DC लिख लीजिए या BC by 2 का होल स्क्वायर लिख दीजिए. जब आप ये तीनों ट्रायंगल में लगा के, सॉरी नॉट तीनों ट्रायंगल, तीनों मीडियंस के लिए रूल लिखोगे और ऐड करोगे, आपको ये रिलेशन डिराइव हो जाएगा. ठीक है, फिलहाल डेरिवेशन काम का नहीं है, रेशियो 4:3 का है, तो हमें ये याद रखना है
कि स्क्वायर ऑफ साइड्स दिया हुआ है 72। तो आपको पता है साइड्स ऊपर होती है, अगर मीडियन यहाँ पर है तो रेशो 4/3 का होता है। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मीडियंस निकालना है, दैट विल बी इक्वल टू 3/4 ऑफ सम ऑफ साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड, दैट इज 3/4 ऑफ 72 1 and 18, आंसर विल बी 54। आंसर क्या होगा? 54 इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द मीडियंस। ठीक है, परफेक्ट, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट, a rectangle, a triangle and a parallelogram lie on the same base and between the same parallel lines. Okay, एक पैरेलल लाइन का सेट था, ठीक है, एक सेम बेस पे ट्रायंगल भी है, पैरेललोग्राम भी है और रेक्टेंगल भी है। तो लेट्स से ये बेस हो गया, एक ट्रायंगल भी है, ठीक है, एक रेक्टेंगल भी बोला हुआ है, तो रेक्टेंगल भी बना लेते हैं। और फिर बोला हुआ है कि एक पैरेललोग्राम भी है, तो एक पैरेललोग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, ऐसा कुछ दिया हुआ है। What is the area of parallelogram if the area of triangle is 24? Now the rule is, आपको पता है सिंपल से प्रॉपर्टी है कि डिस्टेंस हमेशा बराबर रहेगा। तो लेट्स से अगर ये BC है और अगर ये A है, अगर ये D है और अगर ये E है, और लेट्स से मान लेते हैं ये P और Q है, ठीक है। आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आएगा? 1/2 BC इंटू हाइट, हाइट मान लेते हैं H है। एरिया पैरेललोग्राम क्या आएगा? वो आएगा बेस इंटू हाइट, बेस कौन है? BC, हाइट तो H ही होगी, पैरेलल लाइन का डिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता। तो दिख रहा है पैरेललोग्राम का एरिया ट्रायंगल के एरिया का डबल है। ये तो प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है? इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन अ सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और इसी का रिवर्स एक और एक्सटेंशन होता है कि इफ टू पैरेललोग्राम्स हैव द सेम बेस, यानी कि अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है ना, तो BC एक बेस है और एक पैरेललोग्राम बन रहा है कुछ इस टाइप से और एक पैरेललोग्राम बन रहा है कुछ इस टाइप से, दोनों का एरिया बराबर ही होगा। इफ टू पैरेललोग्राम्स lie on the same base and between the same parallel line, their area has to be equal। फिलहाल तो बोला है ट्रायंगल का 24 है, तो एरिया पैरेललोग्राम क्या होगा? तो आंसर आएगा 48, फर्स्ट थिंग। और एक रेक्टेंगल पूछा होता तो वो भी 48 ही होता, बिकॉज दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन होंगे, उनका एरिया हमेशा इक्वल ही आएगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन। अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, इधर एक रूल बेस्ड क्वेश्चन है, रूल नहीं पता तो लगानी पड़ेगी सिमिलैरिटी। ABCD इज अ ट्रेपेजियम विथ AB इज पैरेलल टू CD। अच्छी बात है, तो एक पैरेललोग्राम सॉरी एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ऐसा कुछ एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है जिसमें AB जो है, थोड़ा ठीक से नहीं बना है, वेट करिए। A B C and D, ठीक है। तो AB दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, CD दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। E and F are point on AD and BC such that AE is to ED is equal to BF is to FC is equal to 3:2। यानी यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है जो इसको 3:2 में डिवाइड करता है, ये भी 3:2 में डिवाइड करता है। बोला बताइए ये पॉइंट अगर E है और अगर ये पॉइंट F है तो EF की लेंथ क्या आएगी, ये पूछा है। तो फॉर्मूला जिनको पता है उनको मैं डायरेक्टली बता देता हूँ क्या कंडीशन लगेगी। देखिए आपको पता है कि ये रेशो 3:2 का है, AE is to ED। अगर मैं यहाँ पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करता हूँ तो आपको पता है कि जो ट्रायंगल AEP होगा और ट्रायंगल ADQ होगा, ये भी सिमिलर होंगे। तो अगर AE का रेशो ED के साथ 3 और 2 है तो ये रेशो भी कितना हो गया? 3 और 2। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस जो हैं 3 और 2 के रेशो में, बस हमें डिस्टेंस चाहिए होते हैं। अगर ये रेशो डिस्टेंस 3 है और अगर ये डिस्टेंस 2 है तो EF आराम से निकल जाता है। क्या करना होता है? क्रॉस करना होता है। यानी 10 के अंदर, मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला ये होता है कि अगर ये डिस्टेंस अगर आपको मिल जाता है, लेट्स से ये डिस्टेंस अगर m है और अगर ये डिस्टेंस n है, ठीक है, तो EF कैसे निकालेंगे? तो EF निकालने का तरीका होता है m इंटू m डिस्टेंस AB से नापा गया था इसलिए वो CD में मल्टीप्लाई होगा, n
एंड डिस्टेंस CD से नापा गया था उस लाइन का जो फाइंड करनी है EF, लेकिन वो AB में मल्टीप्लाई होगा, यानी क्रॉस होता है, जैसे हम कोऑर्डिनेट पे करते हैं ना, ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा, और अपॉन में आ जाएगा M+N। ये फॉर्मूला होता है EF निकालने का। तो फॉर्मूला पता है तो तुरंत आंसर आ जाएगा। तो 10 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 20 अपॉन 3 प्लस 2 यानी कि 5। 60 प्लस 20 80, 80 डिवाइड बाई 5 हो गया 16। 16 सेंटीमीटर की लंबाई होगी EF की। ठीक है। अब अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता तो क्या कर सकते हैं आप? फॉर्मूला नहीं पता अगर आपको, तो थोड़ा सा लगाना पड़ेगा आपको दिमाग, थोड़ी लगानी पड़ेगी सिमिलरिटी, और फिर आपको आंसर निकालना पड़ेगा। वो कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिए। Bear with me। ऑलराइट, चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक पैराग्राम कंप्लीट करता हूँ कुछ इस टाइप से। एक काम करता हूँ, BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूँ ऐसे। दिस लाइन इज पैरेलल टू BC। अगर ये BC के पैरेलल है, दैट मीन्स अगर ये मान लेते हैं पॉइंट P था, तो आई वेरी श्योर दिस लेंथ PC एंड AB विल बी इक्वल। ये दोनों बराबर होंगे, तो ये भी कितना हो जाएगा 10। तो कितना बचेगा, ये 10 बचेगा। अब आप सिर्फ इस ट्रायंगल पे फोकस कीजिए, जो ट्रायंगल ADP बन रहा है, इसमें एक नाम दे देते हैं, लेट्स से O। तो ट्रायंगल AEO इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADP, तो रेशियो साइड बराबर होना चाहिए। सो अगर AE 3 है तो ये पूरा 5 होगा, है ना, बिकॉज रेशियो 3:2 का है ना। तो अगर ये AE 3 के होगा तो ED 2 के होगा, तो पूरा 5 के होगा। तो बस इस प्रॉपर्टी में बोल सकता हूं कि AE का रेशियो 3 है तो AD का रेशियो 5 है। फिर EO हमको पता नहीं है, लेकिन DP हमको पता है, पूरा 20 था तो ये 10 बचा है। तो आई कैन से 3/5 ऑफ 10 इज इक्वल टू EO। तो EO का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। अभी कंफर्म हो गया कि अगर EO की वैल्यू 6 है, अगर ये वैल्यू 6 है और ये लाइन पैरेलल्स हैं सारी की सारी, ठीक है। पैरेलल क्यों होगी, बिकॉज रेशियो बराबर है, तो पैरेलल लाइंस ही बनती है यहाँ पे, ये सारे पैरेललोग्राम्स ही होंगे। तो ये 10 तो ये भी 10 होगा, तो पूरा लाइन कितना आ गया, आप चेक कर सकते हैं। E से लेके O 6 है और O से लेके F 6 है, सॉरी 10 है, तो आंसर हैज टू बी 16। ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। रूल पता है बेस्ट, तुरंत आंसर निकल जाएगा, नहीं पता तो गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A quadrilateral has an area 80 square centimeter. Its midpoints are joined. Find the type of quadrilateral there will be formed and its area. First of all, कोई भी quadrilateral अगर दिया हुआ है, कोई भी quadrilateral, कोई रैंडम quadrilateral बना लेते हैं। कोई भी quadrilateral अगर आपके सामने आ जाए रैंडम सा, और अगर आप इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हो, और मिड पॉइंट को ज्वाइन करके अगर आप एक फिगर बनाते हो, तो वो हमेशा 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 एक पैलोग्राम ही बनता है। क्यों बनता है, बिकॉज मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से ये बनेगा। देखिए अगर मैं इसका मिड पॉइंट लेता हूँ, इसका मिड पॉइंट लेता हूँ, BC का मिड पॉइंट लेता हूँ, एक AD का मिड पॉइंट लेता हूँ, इफ यू जॉइन दिस, ये हमेशा एक पैलोग्राम बनेगा, ऑलवेज अ पैलोग्राम। कैसे, इसको हम प्रूव करते हैं। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल में अगर आपने मिड पॉइंट ज्वाइन किए, so the line joining midpoint of two sides of a triangle is parallel to the third side and half of it। तो अगर एक ट्रायंगल था ABC, जिसमें अगर आपने D और E मिड पॉइंट ज्वाइन किए, तो DE जो होगा वो BC का हाफ होगा और BC के पैरेलल भी होगा, ठीक है। और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा ली जाए अगर, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये एंगल इसके बराबर होगा, बिकॉज लाइन पैरेलल है, ये एंगल इसके बराबर होगा, लाइन पैरेलल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, दो एंगल बराबर, तो एंगल एंगल प्रॉपर्टी से डायरेक्टली ये सिमिलर हो गए। तो छोटा ट्रायंगल ADE और बड़ा ट्रायंगल ABC सिमिलर हो गए। तो छोटे वाले की साइड अगर 1 है तो बड़े वाले की साइड 2 होगी। तो क्योंकि साइड का रेशियो 1/2 है, तो एरिया का रेशियो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 चलेगा। दैट मीन्स जो ट्रायंगल फॉर्म होता है मिड पॉइंट ज्वाइन करने से, उसका एरिया पूरे ट्रायंगल का 1/4 होता है। इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें, तो ये सभी के सभी 1/4 होते हैं, याद रखिएगा। चलिए अभी अगर इस क्वेश्चन की बात करता हूं, तो इस क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए सपोज मान लेते हैं हमें ये प्रूव करना है कि पैलोग्राम में चले, तो एक काम करते हैं, BD को ज्वाइन करते हैं।
अगर मैं बीडी को ज्वाइन करता हूँ तो आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा एबीडी। इस एबीडी ट्रायंगल के अंदर आपने दो मिड पॉइंट लिए, लेट्स से पी एंड क्यू आर दी मिड पॉइंट्स। तो कैन यू सी एबीडी ट्रायंगल में पी क्यू अगर मिड पॉइंट्स हैं तो पी क्यू का लेंथ बीडी का हाफ होगा, तो पी क्यू का लेंथ जो है वो बीडी का हाफ हो गया। सिमिलरली अगर आप ट्रायंगल बी सी डी देखते हैं और अगर आप आर एस की लेंथ निकालते हैं तो ये लेंथ भी बीडी का हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब है अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि पी क्यू जो है वो बीडी के पैरेलल भी होगा और पी क्यू जो है वो हाफ भी होगा। एंड सिमिलरली हाफ किसका, बीडी का, और बीडी का ही हाफ आरएस भी होगा और बीडी का ही पैरेलल आरएस भी होगा। मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, दैट्स फॉर श्योर इट हैज टू बी अ पैरेललोग्राम। अब वो रेक्टेंगल भी बन सकता है स्पेशल केस में, बिकॉज पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस रेक्टेंगल होता है, वो एक स्क्वायर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कोऑर्डिनेटल ओरिजिनल वाला किस टाइप का है। ठीक है, तो ये तो प्रॉपर्टी हुई कि ये पैरेललोग्राम बनेगा। दूसरी प्रॉपर्टी कि ये एरिया हाफ ही होता है इसका। हाफ कैसे होता है? हाफ ऐसे होता है कि सपोज मान लेते हैं कि जो बीडी है, इस बीडी ने अगर इसके दो पार्ट किए, ऑफ कोर्स दोनों इक्वल तो नहीं होंगे, तो मान लेते हैं कि जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसका जो एरिया है वो पूरा एक्स है। तो कह सकते हैं ये जो ट्रायंगल बन रहा है अंदर, जो आपने मिड पॉइंट से ट्रायंगल बनाया उसका एरिया 1/4 होगा, जो मैंने राइट में प्रॉपर्टी लिखी हुई है इसी की हेल्प से। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी x/4। सिमिलरली अगर नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया अगर y मान लेते हैं तो ये y/4 होगा। अच्छा, x किसका मान रहा हूँ, समझिए समझिए ध्यान से। ABD का एरिया, अगर ABD का एरिया x है और अगर BDC का एरिया अगर y है, तो मिड पॉइंट से जो दो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो ट्रायंगल जो मैंने शेड किया ये, और जो ट्रायंगल मैंने शेड किया ये, इसका एरिया x/4 और y/4 होगा। सिमिलरली ये बोल सकते हैं कि अगर आप एक AC लाइन ड्रॉ करें और AC के ऊपर वाले ट्रायंगल का यानी ABC का एरिया अगर मान लेते हैं कैपिटल या स्मॉल a है, तो ये एरिया a/4 होगा। और वैसे अगर नीचे वाला ट्रायंगल जो बन रहा है ACD, इसका एरिया अगर आप स्मॉल b मान लेते हैं b/4 होगा। बट आपको पता है a+b x+y के बराबर होगा। जब आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे सारे पार्ट्स, तो जो आपको रिमेनिंग पार्ट मिलता है ये एरिया पूरे कोऑर्डिनेटर का हाफ मिलता है। ये प्रूफ मेरी इस पर पर्टिकुलर वीडियो का स्कोप नहीं है, बिकॉज ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसका प्रूफ इस वीडियो का स्कोप नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। बट आइडिया दे दिया मैंने आपको कैसे करना है। आपको करना यह है कि आप एक कोऑर्डिनेटर को एक बार ऐसे डिवाइड कीजिए और एक बार इसी कोऑर्डिनेटर को एक बार आप ऐसे डिवाइड कीजिए। तो इसका एरिया अगर a है, इसका b है, इसका x है, इसका y है, तो मिड पॉइंट से बना हुआ ये a/4 होगा और मिड पॉइंट से बना हुआ ये b/4 होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, मिड पॉइंट से बना हुआ जो ऊपर वाला पार्ट होगा ये x/4 होगा और नीचे वाला जो होगा y/4 होगा। जब आप ये a/4 y/4 x/4 b/4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और ये भी पता है कि x+y a+b के बराबर होना चाहिए क्योंकि डायगोनल ने दो पार्ट्स किए होंगे, दोनों का एक पार्ट्स का एरिया तो बराबर ही आएगा ना। तो आपको 1/2 मिल जाता है, याद रखिएगा। सो रूल इज इट विल बी अ पैरेललोग्राम एंड एरिया विल बी हाफ ऑफ इट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वन, next is based on quadrilateral. It says if the sides AB, BC, CD and DA of a trapezium ABCD measures 10, 20, 18 and 16 respectively, find the length of the longer diagonal. ओके, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का, लेंदी है ये। AB पैरेलल है और AB का लेंथ अगर 10 है, अपोजिट वाले का 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ, और पैरेलल भी होना चाहिए, तो ये 20 हो गया। इससे छोटा होगा तो लेट्स से यहाँ तक मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं कुछ, ठीक है चलो रैंडम मान लेते हैं, तो ऐसे ऐसा कुछ है। हालांकि सबसे बड़ा आपको ये दिख रहा है। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम नॉर्मल बना के चलते हैं ट्रेपेजियम। अगर कभी कुछ गड़बड़ होगी तो आंसर नेगेटिव वगैरह में आना शुरू हो जाएगा, देख लेते हैं। देखिए आपको ये बोला हुआ है कि ए बी जो है वो 10 है, बी सी जो है वो आपको दिया हुआ है 20, उसके बाद सी डी जो है वो 18 दिया हुआ है,
और एक आपको दिया हुआ है 16। बोला लॉन्गेस्ट डायगोनल की लेंथ क्या होगी अगर ए बी और सी डी पैरेलल है। लॉन्गेस्ट डायगोनल तो आपको मालूम है कि ए बी ए सी ही होगी, क्योंकि 10 और 20 कितना हुआ, 10, 30, 30 से, हाँ 30 से कम ही होगी, है ना। ये वाली अगर आप बीडी ज्वाइन करते हैं तो बीडी देखिए, एसी का लेंथ जो होगा, एसी विल बी लेस देन ए बी प्लस बी सी। क्या रूल लगाया, सम ऑफ इन अ ट्रायंगल सम ऑफ टू से हमेशा बड़ा होता है, तो एसी विल बी लेस देन 30। बट अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी लेता हूं और मैं बी डी लेंथ निकालता हूं तो बी डी जो आएगा दैट विल बी लेस देन 26, 26 से छोटा होगा। तो बड़ा वाला कौन सा होगा, ऑफकोर्स एसी वाला ही हो सकता है ना। तो इस प्रॉपर्टी से पहले आपने जजमेंट किया कि कौन सी वाली साइड जो होगी, कौन सी वाली डायगोनल जो होगी वो लार्जेस्ट होगी। तो लॉन्गेस्ट डायगोनल तो आपकी एसी वाली होगी, ये कंफर्म है। ठीक है, चलिए अभी हम बात करते हैं कि इसको निकाले कैसे, इसकी लेंथ फाइंड करनी है। तो थोड़ा सा पाइथागोरस का एप्लीकेशन लगने वाला है इसमें, और थोड़ा कंस्ट्रक्शन करके हम इसको निकाल सकते हैं। लेट्स सी हाउ विल यू फाइंड इट, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। तो डायग्राम फिर से बना लेते हैं। मान लेते हैं ये आपका एक ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम में आपको सारी साइड्स की लेंथ गिवन है। So this is 10, this is 20, this is 18 and this is 16। लॉन्गेस्ट वाली आपकी हो गई एसी। ठीक है, चलिए अब एसी का लेंथ निकालना है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं। ये आपका एसी है। एक काम करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और एक्सटेंड करते हैं इसको सच दैट कि यहाँ से ये भी एक 90 डिग्री बनना शुरू हो जाए। ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो आई कैन स्टेट अवे से कि अगर मान लेते हैं अगर ये लेंथ x है, तो जो इसको नाम दे देते हैं p, तो AP का जो लेंथ आएगा वो आ जाएगा √256 माइनस एक्स स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस। तो फिर जितना AP होगा उतना ही CQ भी होगा, वो भी कितना आ जाएगा √256 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है कि BC का लेंथ जो है वो 20 है, QC का लेंथ पता है, और BC का लेंथ हम एक लिंक करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको इतना पता है कि P से लेके C और A से लेके Q इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बिकॉज AP और QC परपेंडिकुलर दिए, मतलब वो एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो PC का लेंथ कितना होगा, PC का जो लेंथ होगा वो होगा 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स। तो ये मालूम पड़ गया कि A से लेके Q भी कितना होगा, वो होगा 18 माइनस एक्स। तो क्या हम B से लेके Q निकाल सकते हैं, यस, 18 माइनस एक्स माइनस 10, दिस विल बी 8 माइनस एक्स। तो बस एक काम करते हैं, इस ट्रायंगल में लगाते हैं पाइथागोरस और x निकालते हैं पहले। तो आपको मिलेगा 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 256 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर, राइट, यूजिंग बेसिक पाइथागोरस। आई होप दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 64 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 256 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। एक्स स्क्वायर कट हो गया। 56 और 64 स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलता है 320। 320 माइनस 16x का वैल्यू आ गया आपका 400, x की वैल्यू -5 आ गई। डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों क्यों आ गया, क्योंकि आपने जो ये लिख रहा है ना CD जो लिया है बड़ा ले लिया ना आपने गलती से, इसका मतलब है ये पॉइंट डी पी के राइट में रहा होगा। ठीक है, डोंट वरी, आप ले लो एक्स और सारा कैलकुलेशन करो, आपका आंसर मैच करेगा। ठीक है, क्योंकि डायग्राम तो पता ही नहीं वो कैसे बनने वाला है। नेगेटिव आए मतलब अंडरस्टूड है कि एक्स जो है वो पी के लेफ्ट में नहीं है, पी के राइट में होगा, तभी पॉसिबल होगा ना। तो डायग्राम कुछ ऐसे बनना चाहिए था। ठीक है, वो मैंने ड्रॉ नहीं किया, इतना हमें कहाँ मालूम पड़ेगा एग्जाम में। ये तो हम डायरेक्टली सॉल्व किया और निकाल लिया आंसर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको वैल्यू पुट कर देंगे। हमें निकालना कौन सा है, हमें निकालना है AC। अभी इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, इस ट्रायंगल की हेल्प से आप पहले तो ये निकाल लेते हैं कि ये कितना आएगा। तो आएगा 256 माइनस
-5 का होल स्क्वायर 25, तो इससे आपको मिल जाएगा 231। और ए क्यू कितना आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा, ए क्यू की लेंथ कितनी है आपकी, वो है 18 माइनस एक्स, सो 18 माइनस -5 यानी कि 23। बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल अगर AC फाइंड करना है, सो AC विल बी इक्वल टू रूट ओवर 23 का स्क्वायर 529, और अंडर रूट में 231 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा रूट हट जाएगा 231, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट में 760। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट द लेंथ ऑफ longest diagonal will be 760, right? Let's move on, next question पे आते हैं। Next is based on circle. In the figure above, angle BDC is 30 degree. Okay, angle BDC, so this angle is 30 degree. मैं डिग्री नहीं लिखता हूँ, छोड़ो 30 लिखता हूँ यहाँ पे। This angle is 30. Angle BCA is 60, so B से C, C से A, this angle is 60. Okay, and फाइंड करना है हमको एंगल एबीसी। एबीसी मतलब ये निकालना है एंगल। अगर AC डायमीटर होता तो तुरंत बोल देते 90 आता, बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। पे लिखा नहीं है ऐसा। अब ध्यान से देखिए, हम एक रूल लगाते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको दिखना चाहिए। BC एक आर्क है, और आपको पता है एक आर्क जो डिफरेंट पॉइंट पे अगर एंगल बनाती है सेम साइड ऑफ द आर्क पे, तो ये हमेशा बराबर आते हैं। तो दिख रहा है आपको कि BC B पे एंगल बनाती है, और यही BC A पे भी एंगल बनाती है। दैट्स व्हाई इस प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल AB कितना होना चाहिए, एंगल AB 30 होना चाहिए। बस अब तो आपको क्वेश्चन मालूम पड़ गया कि ABC ट्रायंगल के अंदर, ABC ट्रायंगल के अंदर अगर एक 60 है एक 30 है, तो दूसरा डेफिनेटली 90 होगा। और अगर ये 90 आ रहा है तो कंफर्म हो गया कि AC एक डायमीटर रही होगी, राइट। लेट्स मूव ऑन। If the adjacent sides of parallelogram are 30 centimeter and 18 centimeter, and one of the diagonal of the parallelogram is 24 centimeter long, find the other. Very basic property. लोग पता नहीं कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करते हैं, बट ये प्रॉपर्टी याद रखना है आपको कि अगर एक पैलोग्राम दिया हुआ है ABCD, ठीक है, एक साइड दी है 30, ये दिया है 18, और एक डायगोनल हमें तो पता नहीं कौन सी है, तो लेट्स अज्यूम दैट कि वो AC है, हमें क्या पता 24 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। ये मान लिया कि AC 24 है, तो दूसरी क्या होगी। रूल होता है बच्चों, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स इन अ पैलोग्राम, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ पैलोग्राम, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। बस पुट कर दीजिए। अब AB और CD तो बराबर है, तो आई कैन से 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर, ठीक है, और BC और AD बराबर है, तो आई कैन से 2 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। और AC को मैं चाहूं तो और हाफ करके लिख सकता हूं, बट आई एम नॉट राइटिंग इट, उसमें हम बहुत सारे वेरिएशन लगा सकते हैं जरूरत पड़ने पे। तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ व्हाट इज AB, AB इज 30, 30 का स्क्वायर 900। व्हाट इज BC, 18, 18 का स्क्वायर 324। व्हाट इज AC, 24, 24 का स्क्वायर 576, एंड BD हमको फाइंड करना है, BD का स्क्वायर। लेट्स सॉल्व इट। 900 प्लस 324, 1224 का डबल, 1224 का डबल 2448, 2448, राइट। 1224, 2448, बिल्कुल सही बात है। माइनस करेंगे 576 इज इक्वल टू आ जाएगा BD स्क्वायर। दिख रहा है परफेक्ट को तो नहीं आता शायद, क्योंकि आखिरी में 2 आ गया। 2 आता है, नहीं आता, कहीं भी नहीं आता। रूल याद रखिएगा कि अगर अगर किसी नंबर का आखिरी नंबर या इवन आखिरी के 2 नंबर हमेशा 1 स्क्वायर से 25 तक के स्क्वायर से मैच करते हैं, मतलब कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके आखिरी के 2 नंबर 1 स्क्वायर से 25 तक के स्क्वायर में किसी के साथ मैच करेंगे, अगर नहीं करते तो वो परफेक्ट स्क्वायर डेफिनेटली नहीं है, ठीक है। वो नंबर्स की थ्योरी हो गई, छोड़ देते हैं उसको अभी फिलहाल, ज्योमेट्री में नहीं घुसाते हैं। सब्ट्रैक्ट किया तो 6 आ गया, उसके बाद 4 क्या कर रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा 7 आएगा इसका, तो 8 में से 6 गया तो 2, 4 में से गया तो 7, उसके बाद आ जाएगा 3, 5, 8, 1872। तो 1872 का रूट जो आएगा वो आ जाएगा BD का लेंथ, ठीक है। इसको हम चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं,
12 से किया तो 12 वन जा 12, 12 से हो रहा है, 12 वन जा 12 तो 67, 12 5 जा एंड 6 जा, सो 12 इंटू 12 इंटू 13, सो आई कैन से जो रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा 12 रूट 30। ये मेरा आंसर है। फिलहाल तो आंसर मिलता है नन ऑफ दीस। रूल क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल साइड्स इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन सर्कल, अगेन सर्कल पे बेस्ड है। इन द फिगर अबाउ, O is the center of the circle, angle ACB is 50 degree, AC and BC are tangent to the circles, and sorry at A and B find angle AOB। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक ही रूल है, सिंपल सा है। सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ, या प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन नहीं है, मैं बता रहा हूं मैं आपको। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ, फर्स्ट प्रॉपर्टी। टेंजेंट्स और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, रेडियस और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंजेंट हमेशा 90 बनाती है, हमेशा 90 बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो OC होती है ये एंगल बाइसेक्टर भी होती है, एंगल O की और एंगल C की, याद रखना है अपने को, काम आएगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल बोला हुआ है कि अगर एंगल A 90 है, एंगल B 90 है, तो पता है कि एंगल C और एंगल O का सम 180 होगा, क्योंकि 180 तो A और B मिलके हो गए। तो अगर एंगल ACB 50 था, अगर एंगल ACB 50 था, तो एंगल AOB कितना होगा, एंगल AOB 130 डिग्री होगा। सीधे सीधे आंसर। ठीक, लेट्स मूव ऑन। हाँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन। इट सेज, प्रॉपर्टी बड़ी काम की है, टू कॉर्ड्स AB and CD इंटरसेक्ट एट पॉइंट X as shown in the figure। ठीक है, AX is equals to 8 centimeter, AB is equal to 14 centimeters, CX minus XD is 8 centimeter, find CD। पहले मैं प्रॉपर्टी पे आता हूँ, प्रॉपर्टी को डिराइव कर लेते हैं क्विकली। अगर मैं इनको ज्वाइन करता हूँ तो आपको पता है कि एंगल A जो होगा वो एंगल B के बराबर होगा, बिकॉज BC एक आर्क है और ये आर्क दो डिफरेंट पॉइंट पे एंगल बनाएगी तो हमेशा बराबर आएगा। सिमिलरली AD भी एक आर्क है, तो AD C पे एंगल बनाएगी तो ये एंगल, और AD के द्वारा बनाया हुआ एंगल B पे हमेशा इक्वल होगा। दैट्स व्हाई ये दो एंगल बराबर तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर। या अगर अगर आपने A और D बराबर कर दिया तो वर्टिकली से तीसरा एंगल बोल सकते हैं बराबर आ जाएगा। तो ट्राइंगल आर सिमिलर। कौन किससे सिमिलर है, तो ट्राइंगल AXC इज सिमिलर टू ट्राइंगल A के बराबर कौन था, D, X के लिए तो X है, और C के बराबर कौन है, B। तो अगर आप यहां से रेशियो लिखेंगे तो आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा, वो रिजल्ट में डायरेक्ट लिखता हूं। एज अ प्रॉपर्टी याद रखिएगा, whenever two chords intersect in a circle, whenever two chords intersect in a circle, the product of the segments are equal। मतलब AB के टुकड़े कौन, AB के टुकड़ा है AX और एक है BX, तो AX और BX का मल्टीप्लीकेशन CX और DX के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। ऑलवेज रिमेंबर। तो हाउ मच इज AX, 8। पहले लिख लेते हैं, CX हमको 8, सॉरी AX हमको 8 दिया है, इस प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं अपन। वो रेशियो वाली प्रॉपर्टी से ही आ जाएगा, ये जो मैंने लिखा था ना ट्राइंगल का प्रॉपर्टी, वहां से रेशियो लिखोगे तो वहां से आपको डिराइव हो जाएगा। ठीक है, आई होप कर लेंगे आप डिराइव। तो AX का वैल्यू 8 है, मैं कर दूं क्या, ऐसा ना हो कि आपको से हो ना। तो आपको पता है कि AXC सिमिलर था DXB के। ठीक है, तो दिख रहा है आपको कि AX का रेशियो और XC का रेशियो, यहाँ पे DX का रेशियो और XB का रेशियो बराबर है। इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई क्या मिल रहा है, AX इंटू XB इज इक्वल टू DX इंटू XC, राइट। ठीक है, ओके, तो ये AX कितना दिया हुआ है, 8, फिर AB कितना दिया हुआ है, 14, तो कितना बचा, 6 बचा। व्हाट इज CX माइनस XD, 8, तो हमें तो CD निकालना है। तो एक काम करते हैं, XD को अगर मैं A मान लेता हूं तो इस हिसाब से मैं ये बोल सकता हूं कि CX की वैल्यू XD प्लस 8 हो जाएगी, मतलब कि A प्लस 8 हो जाएगी। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ सेगमेंट्स आर इक्वल, तो AB के टुकड़े कौन है, 8 और 6, यानी कि AX और BX का जो मल्टीप्लाई आएगा वो CX और DX के बराबर होगा। बस डाल दीजिए, तो AX 8 है, BX 6 है, CX की वैल्यू A प्लस 8 है और DX की वैल्यू A है, A प्लस 8 सॉरी, तो ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 8A, क्वाड्रेटिक बन गया, A स्क्वायर प्लस 8A माइनस 48, 0 मल्टीप्लाई करने पे 48 माइनस करने पे 8, 12 और 4, तो आपको मिलेगा एक फैक्टराइजेशन A प्लस 12, एक मिलेगा A माइनस
4 इज इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू आ जाएगा -12 जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। अगर ए का वैल्यू 4 है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें कॉर्ड की लंबाई निकालनी थी। तो ये लेंथ 4, ये लेंथ 12, तो टोटल लेंथ कितना हो गया 16। तो लेंथ ऑफ 12 ही हुआ ना, हाँ 12 और 7 16। तो आंसर कितना आ जाएगा, सी डी का लेंथ 16 होगा, राइट। चलिए लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वन, एंगल बेस्ड क्वेश्चन ऑन सर्कल। इन द फिगर ड्रॉन बिलो, ए बी रिप्रेजेंट द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ए बी एक डायमीटर है, ठीक है, मतलब अगर जरूरत पड़ी तो यूज करेंगे कि 90 बनता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी एक्स क्यू। बी एक्स क्यू यानी आपको ये एंगल फाइंड करना है, बी एक्स क्यू, ठीक है। एंगल बी एक्स क्यू फाइंड करना है, बहुत आसानी से हो जाएगा ये भी। बहुत ध्यान से देखिए कैसे। देखिए अगर हम सिंपल प्रॉपर्टी यूज करें तो आपको दिख रहा है कि एक बी क्यू एक आर्क है, बी क्यू एक आर्क है जो एंगल ए पे, पॉइंट ए पे एंगल बनाती है, और यही आर्क बी और क्यू एंगल पी पे भी एंगल बनाती है। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए थे, ठीक है। तो कितना एंगल आएगा, ये भी आ जाएगा 30 डिग्री, राइट। 30 आ जाएगा। सो दिस एंगल विल बी हाउ मच, दिस एंगल विल बी 30। हमें निकालना तो ये वाला एंगल था। अच्छा, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, सॉरी। आपको तो एंगल ये निकालना है ना। तो देखिए आपको पता है ए बी से डायमीटर, तो एंगल ए क्यू बी कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 90 पूरा। ए क्यू बी 90 होना चाहिए, कितना बच गया, 50 बच गया, ठीक है। अब आप ये ट्रायंगल ध्यान से देखिए, इन दिस ट्रायंगल ए एक्स क्यू, ये जो लाइन है ये तो एक्सट्रीम एंगल बना रही है। एक्सट्रीम एंगल जो होता है, अगर मैं ए एक्स को एक्सटेंड करता हूं, ट्रायंगल की साइड ए एक्स को एक्सटेंड किया बी तक, तो ये एंगल बन रहा है। ये तो अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है, तो 50 और 30 80, 80 शुड बी दी आंसर। ये आंसर कितना होना चाहिए, 80 होना चाहिए, राइट। और भी तरीके करने के, बट ये स्टेट में हमने लगा लिया, सिंपल सा तरीका। ओके नेक्स्ट वन, फाइंड एंगल एक्स जेड ओ। एक्स जेड ओ तो दिख ही नहीं रहा, एक्स से जेड एक लाइन खींचनी पड़ेगी तब बात बनेगी। तो एक्स जेड ओ ये एंगल निकालना है हमको, ठीक है। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर, ओ हमारा सेंटर है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की। देखिए आपको पता है कि ओ एक्स रेडियस होगा, ओ वाई रेडियस होगा, ओ जेड रेडियस होगा, दैट्स वाई ये ट्रायंगल्स जो बनेंगे लेफ्ट और राइट में ये आइसोसेलेस बनेंगे। अगर ओ जेड और ओ वाई बराबर हैं, इसका मतलब है इनके अपोजिट वाले एंगल बराबर होंगे, तो ये एंगल 40 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ओ एक्स की वैल्यू ओ वाई के बराबर है, तो ओ वाई के सामने 20 है, तो ओ एक्स के सामने वाला भी 20 होगा, ये एंगल भी 20 हो जाएगा। तो पूरा एंगल कितना हो गया, पूरा एंगल 60 हो गया। पूरा एंगल 60 हो गया, तो यहाँ पे एंगल डबल होता है, एंगल सबटेंडेड बाय एक्स जेड। एक्स और जेड वाई पे एंगल बनाते हैं 60, तो एक्स और जेड सेंटर पे एंगल बनाएंगे डबल, यानी कितना हो गया 120, राइट। अब ध्यान से देखिए, ये जो ट्रायंगल बन रहा है जो मैंने शेड किया येलो से, ये भी तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखें, अगर एक ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 120 है और ये दोनों इक्वल है, ठीक है, तो कितना एंगल आएगा 30 30 आ जाएगा। तो एंगल एक्स जेड ओ कितना आ जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलिए लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज इन द अबव फिगर, अबव तो है नहीं, बिलो है। इन द फिगर गिवन बिलो, इफ पी क्यू आर एच इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब क्या प्रॉपर्टी होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल एस पी आर। एस पी आर निकालना है, तो ये आपका एस, ये आपका टी और ये आपका आर। एस टी आर एंगल फाइंड करना है अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो, ठीक है। दिस एंगल वी हैव टू फाइंड, राइट। चलो अब कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अभी आपको पता है कि ये एंगल 50 है, तो क्योंकि क्यू आर एक आर्क है, तो क्यू आर पी पे भी एंगल बनाती है, एस पे बनाती है, तो ये भी कितना एंगल होगा, ये भी एंगल 50 होगा, ठीक है। फिर अगर देखें, अगर एंगल पी 50 है और एंगल एक्स 30 है, तो इस प्रॉपर्टी से एंगल पी आर एस इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो ये एंगल 50 और 30 यानी 80 बनेगा, ठीक है। तो एंगल एस कैसे आ गया, एंगल एस आ गया, क्यू आर एक आर्क थी जो पी और एस दोनों पे एंगल बनाती है, बराबर बनाएगी,
फिर एक ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, एंड ट्राइंगल कौन सा, पी एक्स आर, और ये एस, ये वाला एंगल जो बन रहा है ये आपका एक्सटीरियर बनेगा। तो वो 50 और 30 के सम के बराबर यानी कि 80 हो जाएगा। अब अगर ये 80 हो गया, ये 50 हो गया, तो एंगल एस टी आर जो बचेगा वो कितना बचेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 50 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर सी, राइट। ऑलराइट, ठीक है, तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म करते हैं। आगे और क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो, कीप शेयरिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।